अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट एंड लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। तो बेसिकली अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि आपके पास अभी तक हम जितने भी लैग्रांज मेथड हमने जितने भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो हमारे पास उसमें जो हमारे पास लैग्रांजियन के मेथड थे वो सिर्फ हमारे पास एक्टिव फोर्सेस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे और उन्होंने तमाम इंटरनल फोर्सेस के इफ़ेक्ट को, चाहे वो कहीं जॉइंट से आ रहा है, कहीं पे कनेक्टर से आ रहा है या कोई कांटेक्ट है विद द कंस्ट्रेंट, उनको हमने इग्नोर किया था। अगर हम उनको फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है इंटरेस्ट का, जिसका हम लैग्रांजियन फाइंड कर रहे होते हैं, अगर हम उनको कंसीडर करें तो वो हम कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली जो लैग्रांज की इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें इतनी हेल्प नहीं कर सकती इस मामले में, लेकिन हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसे हम लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड कहते हैं। लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या है, वही हमारा आज का सेक्शन जो है उसका टॉपिक है, आज की वीडियो का टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने दो मेथड यूज़ किए हैं किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए, अगर सिस्टम के ऊपर होलोनोमिक कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहे हैं। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट बोलते हैं जिनके में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर होते हैं। तो उसमें हम क्या करते थे, एक मेथड हम ये करते थे कि हम लोग जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उनको यूज़ करते हुए वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते थे और हम ये कहते थे कि अच्छा इन इस डायरेक्शन में जो है वो कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रही हैं तो उनको हम कंसीडर नहीं करते थे, और बाकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे उसके रिस्पेक्ट से हम लोग जो है वो लैग्रांजियन को डिफ्रेंशिएट करके उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सॉल्व कर लेते थे। और मतलब ये कि दूसरा हमारा मेथड ये होता था कि हम इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते थे उसको यूज़ कर लेते थे। अब जो हम थर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स पे भी अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले हम लोग लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड देखेंगे फॉर नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, जिसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह वो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। हमें पता है कि लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर अ होलोनोमिक सिस्टम के लिए हमें चाहिए कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो लेकिन नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के अंदर आपके पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़्यादा होते हैं, और जो आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर से इंडिपेंडेंट नहीं होते, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट को यूज़ कर सकते हैं बाय अगर हमें इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट पता हो तो उनको भी हम दोनों को इकट्ठा यूज़ करके हम एक चीज़ जनरेट करेंगे, वो हम देखते हैं कि वो कैसे है। सबसे पहले आपके पास लेट्स सपोज ये जो है ना, ये जो आपको इक्वेशन 1 गिवन है ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टाइप, मतलब हम लोग जो है नॉन होलोनोमिक सिस्टम को ट्रीट कर सकते हैं अगर उसकी जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है वो इस टाइप की आपके पास हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है जो कोफिशिएंट ए जे के एंड ए जे टी हैं ये क्यू एंड टाइम का फंक्शन हो सकता है। तो अगर हम कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्यू के अगर हम देखें, ठीक है, और उसको जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जहाँ पे जो लैम्डा है ना एक्चुअली वो हमारे पास ये जो डेल्टा क्यू के है ये हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, और इसको अगर ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हम लोग लैग्रांज मेथड को यूज़ करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन उस वक्त ट्रू होती है जिस वक्त हमारे पास जिस वक्त ये इक्वेशन ट्रू होती है उस वक्त हम लोग के पास ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है, मतलब आपके पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रही हैं वो उनकी ये टाइप है। ठीक है, जिसमें ए जे के और ए जे टी जो हैं वो कोफिशिएंट्स हैं जो कि फंक्शन हो सकते हैं क्यू का एंड टाइम टी का। तो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द कंस्ट्रेंट, और उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और फिर उसके बाद
इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं या डिपेंडेंट आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वन में चेंज करते हैं, और उस मेथड को हम लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड कहते हैं। अगर ये इक्वेशन जो है वो होल्ड कर रही हो तो इसको भी होल्ड करना चाहिए। इसमें जो आपके पास लैम्डा जे है वो कांस्टेंट है और इसको लैग्रांज मल्टीप्लायर कहते हैं। और ये जो है वो आपके पास इन जनरल जो है ये फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट्स का, जो भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और टाइम का। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है इसको हम लोग सम करेंगे ओवर ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है इसको हम लोग सम करेंगे ओवर जे, और फिर हम उसका इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2। ठीक है, तो उसके बाद आपने नॉन होलोमोनोमिक कंस्ट्रेंट के लिए जो आपके पास हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है वो हमने यूज़ करना है, जो कि इस फॉर्म में है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम 4 और 5 को कंबाइन कर लेंगे और हमारे पास ये 6th इक्वेशन आ जाएगी। अभी तक हमारे पास जो डेल क्यू है वो जनरली नॉर्मली आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो, और इनके दरम्यान में कोई रिलेशंस भी हो सकते हैं। तो आपके पास ये कुछ रिलेशंस के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हो सकते हैं, जिस तरह से आपको इस इक्वेशन 2 में ऊपर दिखाया गया। ठीक है, इसमें देखें डेल क्यू जो है वो आपस में इस रिलेशन के साथ जो है वो कनेक्टेड भी हैं, और आपके पास हम फिर इस इक्वेशन जो अभी हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है, ये जो कंबाइन करके इनको, ठीक है, इसको हम रीराइट कर सकते हैं कि जो हमारा समीशन 1 से लेके n तक है इसको हम लोग डिवाइड कर लें। एक हमने कर लिया, m जो है ना बेसिकली वो रिलेशंस हैं जो जनरलाइज, जिनके थ्रू जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने उनको स्प्लिट कर लिया, हमने 1 से स्टार्ट लेके n-m तक, और फिर n-1 प्लस m से लेके n तक हमने इन्हें डिवाइड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लैम्डा की वैल्यू को इस तरह से चूज़ करेंगे कि जो हमारा सेकंड इंटीग्रल है ये वाला, ये वानिश कर जाए। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा जो है पूरा, ये इसके अंदर ये आपके पास जो है वो 0 हो जाए फॉर k n-m+1 से n तक। तो इसके लिए हमें आज़ादी है, हमें फ्रीडम है कि हम लोग फिर जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट की वैल्यू को चूज़ करें फ्रॉम q1 से लेके q1 से लेके qn-m तक। तो फिर आपके पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो हमने कोई भी चूज़ किया, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये वाली चीज़ है उसका जो k जो 1 से लेके n-m तक वेरी कर रहा था, इसको भी हमने कहा कि ये भी हमने इस तरह से चूज़ किया अपने कोऑर्डिनेट्स कि हमारे पास ये रिलेशन जो है वो 0 हो गया। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है, तो हम लोगों ने उस दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक फ़र्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन लिखी। मतलब बेसिकली हम लोगों की जो इक्वेशंस हैं, जो दो हमने मेन लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के अंदर यूज़ करनी है, वो एक ये वाली इक्वेशन है और एक वो ये वाली इक्वेशन है। और ये जो है इसके अंदर n+m इक्वेशन है फॉर n+m अननोन, और हम ये कहते हैं कि n जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और m जो है ना वो आपके पास लैम्डा है। मतलब लैम्डा जो है वो उनका नंबर m है और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उनका नंबर n है। तो आपके पास जो है जो एक क्वेश्चन जिसका आपने आंसर करना है वो ये है कि लैम्डा की इस सारे केस के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस चीज़ का आंसर करने के लिए हम सपोज़ करें कि हम कंस्ट्रेंट जितने भी सिस्टम पे हैं उनको रिमूव कर दें इस तरह से कि आपके पास जितनी भी मोशन है सिस्टम की वो अनचेंज्ड हो बाय मतलब अंडर सम एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा भी रहे हैं तो उसकी मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेस आपके पास जो इक्वेशन है जो कि डिस्क्राइब करेगी सिस्टम को वो उसी तरह रहेगी, बस क्या होगा कि जो एक अप्लाइड फोर्स है वो हमारे पास क्यू के होगी और इसको हम फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन कर लेंगे। तो ये हमारे पास वही इक्वेशन बन रही है जो हमारे पास ये वाली बन रही है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली जो आपके पास टर्म है ये आपके पास जो है आपको फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन बताती है, मतलब इसकी हेल्प से आप फोर्स ऑफ कंस्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर। तो हमारे पास हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड में देखा कि आपके पास जो कंस्ट्रेन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन में इंटर हो जाते हैं एज द कंस्ट्रेन फोर्सेस रादर देन इन ज्योमेट्रिक टर्म्स, और लैम्डा जो है वो लीनियरली रिलेटेड होते हैं विद द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन। तो इसी तरह अब हम इसको फॉर कंसिडर करते हैं फॉर अ हॉलोनॉमिक सिस्टम जिसमें हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़्यादा है, मतलब आपके पास लेट्स सपोज m हॉलोनॉमिक इक्वेशन है फॉर अ कंस्ट्रेंट और उनकी फॉर्म जो है वो आपके पास ये है। तो अगर आप इन्हें डिफ्रेंशिएट करें तो इनका डी साई फाइंड करें, इनका टोटल डिफरेंशियल इस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप इसको वेरी फर्स्ट इक्वेशन के साथ रिलेट करें इस वाले के साथ, तो यहाँ से आपको ए जे के एंड ए जे टी की रिलेट करके पता चल जाएगा कि ये कोफिशिएंट किसके बराबर है। हम लोग लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को यूज़ कर सकते हैं फॉर अ हॉलोनॉमिक सिस्टम। उसके लिए दो कंडीशंस हैं, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो हम हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। पहला तो ये कि हम जितने भी हमारे लिए कन्वीनियंट हो कि हम जितने भी क्यूज़ हैं उनको डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में रिड्यूस कर सकें, और सेकेंडली ये कि या तो फिर ये हो या तो फिर दूसरी बात ये हो कि हमें फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट फाइंड करनी होगी, तो फिर भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं फॉर हॉलोनॉमिक सिस्टम। अब अभी तो आई नो कि मैथ थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये कि ये सारा जो डिस्कशन है ये करने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि आपके पास लैग्रांज मल्टीप्लायर क्या होता है। तो अभी आपको ये इसका कॉन्सेप्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक हम इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर देंगे। जब हम इसे अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेन और किस तरह से आपके पास लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जो है वो कंबाइन होकर यूज़ होता है टू फाइंड द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेन, और या तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली ये मेथड क्या है और इसमें जो इक्वेशंस हैं सारी उन सब का जो है यूज़ क्या है। ओके, हम लोग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि पार्टिकल है जिसका मास m है और वो एक फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर के ऊपर हमने उसे रखा हुआ है, और वो जो फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, उसका रेडियस जो है वो a है, और वो ऑब्वियसली स्लाइड डाउन हो रहा है। जब आपने इसे ऊपर रखा तो वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है। तो आपने करना ये है कि आपने लैग्रांज इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके लिए पहले लिखनी है, फिर उसके बाद आपने कंस्ट्रेन फोर्सेस फाइंड करनी है, मतलब। और हमने ये देखना है कि आपके पास जब पार्टिकल ऑब्वियसली वो तो इसमें अंदर ही मूव कर रहा है ना, मतलब इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने जब पार्टिकल डिटैच होगा हेमिस्फीयर से उस वक्त जो है वो किस पॉइंट पे या क्या एंगल होना चाहिए जिसके ऊपर आपके पास पार्टिकल इधर से डिटैच हो जाए, उसकी वेलोसिटी होगी, फाइंड करनी है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास हमने एक सिचुएशन देखी, ठीक है। इसमें हमें पता है कि पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा तो उसका एंगल चेंज हो रहा होगा। वैसे तो नॉर्मली हमें पता है कि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है और वो थीटा है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स्ड रेडियस के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका आर तो चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो उसका वैसे नॉर्मली जब हम इन इक्वेशन को लेते हैं तो हम लोग जो है वो सिंपल हम क्या देखते होते हैं, हम लोग सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देखते हैं, और हम लोग ये करते हैं कि आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या जिसके अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर सकता है तो उसके रिस्पेक्ट से हम उसका लैग्रांजियन फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, हम फॉर टाइम बीइंग अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल का जो आर है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है, वो भी टाइम चेंज हो रहा है। और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो आपके पास जो है वो थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो
तो आपके पास थीटा भी है और आर भी है। हम दोनों को जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, और दोनों जो है वो हमारे पास टाइम का फंक्शन है। अब आपको पता है कि आर इटसेल्फ जो है वो आपके पास जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कॉस थीटा होता है, एक साइन थीटा, आर साइन थीटा, और एक आर कॉस थीटा होता है। तो अगर आप आर डॉट फाइंड करना चाहें, मतलब रेडियल वेलोसिटी फाइंड करना चाहें, तो ऑब्वियसली आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपके पास जो है आर, क्योंकि आपके पास थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आर जो है वो आपके पास, ये मैंने थोड़ा सा स्टेप आगे करने की कोशिश की थी, मतलब वो मैंने बाद में किया था, मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आगे। देखिए आर जो है वो साइन, और आर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास जब हम आर का डॉट लेंगे तो एक उसका ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू, मतलब उसका टाइम के रिस्पेक्ट से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक जो है वो आपके पास उसका जब टाइम के रिस्पेक्ट से आएगा, तो हमने आर को कर लिया, थीटा वाले टर्म्स को कांस्टेंट ले लिया, और जब हमने दूसरी दफ़ा, क्योंकि अब वो दो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो आपके पास टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो दूसरा पार्ट जो है वो आपके पास जो है वो थीटा वाला आ जाएगा, जैसे आप रेडियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो आपको नॉर्मली हम वही करें, जब हम आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो सिर्फ आर का डॉट होगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे, और जब हम आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जब हम थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा में, और थीटा डॉट आ जाएगा। तो जब इन दोनों, ये लेट्स सपोज ये आपके पास जो रेडियल वेलोसिटी है इसका ये आर हैट कंपोनेंट है और ये थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब इन दोनों का आप डॉट लेंगे तो उनका जब आर डॉट स्क्वायर आएगा तो आपके पास एक ये रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर और ये आपके पास वेलोसिटी के जो है वो एंगुलर कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो वेलोसिटी है उसकी फॉर्म आ जाएगी आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास हमने यूज़ की, ये वैसे भी आप लोगों को बताया कि रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, ठीक है, मतलब बेसिकली आर जो है वो उसने सब कुछ अपने अंदर किया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जो है वो आर डॉट और थीटा डॉट का फंक्शन हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एम जी आर कॉस थीटा, एम जी जो है वो फोर्स है, वेट है जो उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और आर कॉस थीटा जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका, क्योंकि हमने बॉटम को जो है वो रेफरेंस पॉइंट लिया है, ठीक है, तो आपके पास जो है ये आर कॉस थीटा जो है उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस हाइट है, किसी भी इंस्टेंट पे जो उसकी हाइट है फ्रॉम द बॉटम। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कंस्ट्रेंट फोर्स फाइंड करने में तो आपके पास लैग्रांजियन, आपके पास सिंपल जो आपके पास आ जाएगा वो टी माइनस वी करके इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हेमिस्फीयर जो आपके पास ये लूप है ये रिएक्शन फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा है ऑन द पार्टिकल, ताकि वो आपके पास पार्टिकल सेंटर की तरफ ना आए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कुछ होलोनोमिक कंस्ट्रेन है और जो कि इम्पोज किए गए हैं आपके पास उस बीट के ऊपर जो इस हेमिस्फेरिकल वायर के अंदर मूव कर रहा है, ताकि आपके पास ये जो सेंटर है हुप का ये और इसका और पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, मतलब वो सेंटर की तरफ ना आए। और इसका हम कह देंगे कि एज अ फिक्स डिस्टेंस ए के ऊपर जो है वो यहाँ पे है। और टू बी मोर स्पेसिफिक आप ये कह सकते हैं कि पार्टिकल का डिस्टेंस किसी भी इंस्टेंट पे जो है आर, और जो स्फीयर का हेमिस्फीयर का जो रेडियस है ए, ये जो है आपके पास जो है वो इन दोनों में जो एक आर माइनस ए है वो ज़ीरो है, मतलब आर माइनस ए ज़ीरो का मतलब ये है कि आर जो है वो ए के बराबर है। तो अब हमने हमारा जो यहाँ पे गोल है वो ये है कि हमने इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है कंस्ट्रेंट फोर्सेस के लिए। तो उसके लिए हम लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करेंगे। तो हमने उसके लिए क्या करना है कि हमने एक नया लैग्रांजियन जो है वो एस्टेब्लिश करना है, जो कि आपके पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट जो हमारे इस पे अप्लाई हो रहे हैं उनको भी कंसीडर करें। तो इसके लिए जो हमने पीछे पूरी कहानी आपको बताई लैम्डा वाली, वो वाला केस यहाँ पे आएगा। तो उसमें अब आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म्स नहीं आएंगी जैसे नॉर्मली आप कर लेते थे, बल्कि अब आपके पास जो है वो यहाँ पे एक और ये वाली टर्म भी इंक्लूड करनी है जो हमने पिछली इक्वेशन से फाइंड किया, ठीक है। तो अब हमारा जो टास्क है यहाँ पे जो लैग्रांज इक्वेशन है
जो कि जिसमें हमने कंस्ट्रेंट फोर्सेस को इंक्लूड किया होता है बेसिकली, वो इक्वेशन हमने यहाँ से यूज़ करनी है। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये जो क्यू के है ये आपके पास आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पे हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर और थीटा है। आपने ये वाली साइड पहले आर के लिए फाइंड करनी है, देन थीटा के लिए। तो पहले सिंपल पहले मैंने थीटा के लिए कर ली है, तो पार्शियल लोअर पार्शियल थीटा डॉट फाइंड किया। इसी इक्वेशन का ये जो आपके पास एल है, ठीक है, तो ये आपके पास ये आप कर लेंगे आराम से। और ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप अपने नोट्स का जब आपने सॉल्व करेंगे तो उसके साथ इसे मैच कर लेना। पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा, फिर इसी तरह पार्शियल एल बाय पार्शियल आर और पार्शियल एल बाय पार्शियल आर डॉट फाइंड कर लिए। एंड देन फिर मैंने इस वाली इक्वेशन में जब पहले इक्वेशन सॉल्व की तो मैंने थीटा के लिए की, तो यहाँ पे क्यू के की जगह हर जगह थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप का जो लैम्डा है वो आपके पास इक्वेशन जे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स को, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स को। तो क्योंकि हमारे पास एक ही कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, तो जे जो समीशन जो है वो आप हटा दें और आपका जे जो है वो 1 हो जाएगा। 1 से m तक आपके पास कितनी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है, m तो नहीं आपके पास, मतलब m1 है यहाँ पे आपके पास, तो ये लैम्डा 1 हो जाएगा, या आप इसे सिंपल लैम्डा भी लिख सकते हैं। और इसको आप a1 के आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है। अगर आप थीटा लेने हैं तो आप यहाँ थीटा ले लें। अब इन्होंने आप 1 नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, क्योंकि आपको पता है कि एक ही कंस्ट्रेंट है। तो फिर उसके बाद आपने ये थीटा वाली इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे आपके पास जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने ये एक मिस्टेक कर दी कि मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ये वाली साइड जो है वो पहले ही ज़ीरो लिखती। मिस्टेक नहीं है ये, बेसिकली मैंने एक स्टेप जल्दी कर लिया है। ये मैं आपको बता दूंगी कि ये मैंने क्यों ज़ीरो कर लिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो। अब यहाँ पे जो है ये वाली जो लैम्डा है और जो ए है, बेसिकली इसको फाइंड करने के लिए हमें लैम्डा नहीं ए फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट की हेल्प लेनी है। 2 इक्वेशंस आपको बताई थी ना, एक आपके पास लैग्रांजियन था और एक आपके पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट थी। तो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के लिए आपको बताया कि आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं AJK एंड AJT, मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है उसको आपने लेट्स सपोज आर और थीटा, आपके पास यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक दफ़ा उसको आप विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक दफ़ा आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहाँ तो खैर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक दफ़ा आप विद रिस्पेक्ट टू आर, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप उसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अगर आपको ये रिक्वायर है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी, किसके अंदर ये आ रहे थे, ये आ रहे थे इस वाली इक्वेशन के अंदर। मतलब ये के जो है बेसिकली वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास देखें मैंने आपको पहले बताया था एम जो है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है, जो आपके पास लैम्डा जिनको डिफाइन, मतलब जितनी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट होंगी उतने ही लैम्डाज आपको फाइंड करने होंगे। और जो अगर एन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, तो जितने, या जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने आपको के ऊपर लिमिट लगानी पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ पे 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो के की जो लिमिट है वो 1 से 2 तक आ जाएगी और जे जो है वो आपके पास 1 है। और आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आपके पास जो है वो अब जे 1 है, के जो है एक दफ़ा आर हो जाएगा, एक दफ़ा आ के जो है वो थीटा हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ये ए जे के फाइंड करना है, मतलब A1 थीटा और A1 आर फाइंड करना है। मैंने कहना आपको कह रही हूँ 1 लिखना चाहते हैं या नहीं, तो आपको ये चीज़ फाइंड करनी है और वो मैंने आपको बताया कि वो आपको इस तरह से आएगा। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है वो ये है बेसिकली आपके पास R इज इक्वल टू A, ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है, मतलब चेंज इन R 0 है। तो उसके हिसाब से आप में ये है कि आप इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू R डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर आप रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से ए थीटा जो है वो 0 हो गया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट आर है, मतलब आर के मतलब इक्वल टू आर है, थीटा के अंदर उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं आ रही। और फिर हमने क्या किया कि हमने आर को ए के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि अब हम जो है वो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं कि आर जो है वो ए के बराबर ही है। और दूसरे वाली जो इक्वेशन है आपके पास, जब आर वाली इक्वेशन आप लिखेंगे तो फिर उसमें आप ऑब्वियसली आपका ए आर 0 नहीं आ रहा, वो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा ए आर। तो 2 इक्वेशंस आपके, अब यहाँ पे आपके पास अगेन जब इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो एम आर डबल डॉट आएगा, तो आर क्योंकि आपने फिक्स ले लिया है तो ऑब्वियसली आर का डबल डॉट 0 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये वाली इक्वेशन बच जाएगी फॉर एक ही इक्वेशन बच जाएगी और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। बस आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, अब आपने लैम्डा के लिए इसे सॉल्व करना है, आपने लैम्डा फाइंड करना है, जो कि आपको जो है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट यहाँ से आएगी आपके पास,
तो इसको आपने बस सिंपल अब मैथ अप्लाई करके आपने इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने एस को ले लिया थीटा डॉट, और जो थीटा डबल डॉट है वो हमारा हो गया डी एस बाई डी टी। और वहाँ से फिर हमने कहा कि एस के ऊपर हमने स्टेप उस तरह से हमने अप्लाई कर लिया, चेन रूल अप्लाई कर लिया, और हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो डी थीटा बाई डी टी एस के बराबर है। यहाँ से ये इक्वेशन आ गई आपके पास। फिर आपने ये सब कुछ आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। थीटा डबल डॉट और आपके पास हाँ बस थीटा डबल डॉट की वैल्यू को पुट कर देना है। तो अब आपके पास जो है पुट करने के बाद थीटा डबल डॉट की वैल्यू को हमने यहाँ से पुट किया और एम ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ऑब्वियसली यहाँ 0 है तो यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और यहाँ से हमने अब सी कांस्टेंट फाइंड करना है। एस स्क्वायर एस थीटा डॉट के बराबर था, तो या एस स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड करनी है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है कि आपके पास जब पार्टिकल बिल्कुल हाइट पे होगा, जब उस वक्त उसका थीटा जो है वो 0 होगा यहाँ पे, तो उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो आपके पास जो है उसकी थीटा डॉट जो है वो उसका 0 है उस वक्त। और यहाँ से हमने ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे थीटा डॉट 0 है, जहाँ से हमने सी फाइंड कर लिया। सी फाइंड करके उसको हमने इस जो है वो इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। तो आपके पास यहाँ से थीटा डॉट स्क्वायर ये चीज़ आ गई। इसी तरह अब जब हमने फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद ये जो थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू आई, इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करके यहाँ से हमने लैम्डा फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास आर इज इक्वल टू ए था, तो वहाँ सारी जगह आर इज इक्वल टू ए पुट करके यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ गया। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। तो ये जो लैम्डा है ये रिएक्शन है, आर रिएक्शन था जो पार्टिकल पे आउटवर्ड लग रहा था ताकि पार्टिकल सेंटर की तरफ ना आए। और अब हमने ये देखना है कि ये रिएक्शन जो आपके पास है ये कब 0 होगा। जब ये 0 हो जाएगा तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हमने वो एंगल फाइंड करना है जिस एंगल के ऊपर हम कहेंगे कि पार्टिकल, असल में हमारा जो सारा काम था वो ये था कि आपके पास जो है बेसिकली लैम्डा जो है वो आपके पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेन है। तो ये आपके पास वो फोर्स है जो आपके पास सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो उस पर लगा रही है पार्टिकल, तो ताकि वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहे फ्रॉम इट्स सेंटर। अब हमने क्या करना है, हमारा ज़रा सारा जो अब हम चाहते ये थे कि हम फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन को फाइंड करें एज अ फंक्शन ऑफ एंगल, ठीक है। हम उसको एज अ फंक्शन ऑफ एंगल फाइंड करें। तो अगर हमने जब इनिशियल कंडीशंस ली, तो हमने ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए जो हमने इनिशियल कंडीशन ली वो ये था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उससे हमारे पास रिलेशन आ गया। जब आपके पास पार्टिकल इन कांटेक्ट नहीं होगा विद द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फोर्स ऑफ कंस्ट्रेन एक्टिव नहीं है, और आपके पास वो किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो फिर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आपके पास जो है वो थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ से लैम्डा को इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से आपने इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इस वैल्यू ऑफ थीटा को हम यूज़ करेंगे इनिशियल इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहाँ पे आपने ऑलरेडी लैम्डा वाली इक्वेशन जो है आप उसमें यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ से ये सब कुछ हमने किस लिए किया, तो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं वो वेलोसिटी भी, यहाँ से मैंने आगे कंप्लीट नहीं किया, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो एंगुलर वेलोसिटी जिससे पार्टिकल डिटैच हो जाएगा। मतलब असल में हमने वो एंगल फाइंड करना है, या हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि आपके पास जो है वो कौन सा ऐसा एंगल होगा जिस पे फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो एक्टिव नहीं रहेंगी, वो 0 हो जाएंगी। जब हमने वो एंगल फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको यूज़ करके, इस एंगल को यूज़ करके, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे आपके पास ठीक है, यहाँ पे आप इसे यूज़ कर लें, और यहाँ से आप जो है वो फाइंड कर लें आपके पास जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर आ रहा था, कॉस थीटा है वो 2/3 के बराबर आएगा। तो इस इक्वेशन में कॉस थीटा को 2/3 पुट कर दें, और आपके पास इससे इधर से सॉल्व करके थीटा डॉट स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वो आप उसको यूज़ कर लें, और यहाँ से फिर आपके पास थीटा डॉट आ जाएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वो एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसके ऊपर पार्टिकल डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द हूप, तो ये उसकी डिटैचमेंट वेलोसिटी हो जाएगी।
ओके अब मैंने एक बिल्कुल इसी से सिमिलर एक और प्रॉब्लम भी मैंने किया है। बेसिकली वो भी बिल्कुल एज यही है प्रॉब्लम एक्चुअली, लेकिन उसको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व किया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें आपके पास जो है हम देखते हैं कि वो एक और डिफरेंट मेथड भी मुझे मिला था, तो मेरा थॉट कि मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लूँ। तो आपके पास वैसे नॉर्मली आपके पास जो लेग्रांज एक मल्टीप्लायर मेथड है वही हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जब भी फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट हमने फाइंड करनी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसमें भी यही है, वही आपके पास सिंपल है कि आपके पास वहाँ पे हमने हेमिस्फीयर के लिए किया था, हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है, वही बेसिकली चीज़ है, आंसर भी हमारे पास वही आएगा। एक पार्टिकल है मास m का जो एक वर्टिकल हुप के ऊपर है प्लेस किया हमने, तो हमने रिएक्शन ऑफ द हुप फाइंड करनी है लेग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड और लेग्रांज इक्वेशन को यूज़ करने, और हमने वो हाइट फाइंड करनी है जिसके ऊपर पार्टिकल जो है वो फॉल ऑफ कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लेग्रांज इक्वेशन या लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। तो आपके पास यही इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है। तो आपके पास हम ये इमेजिन करते हैं कि जो पार्टिकल है उसको उस पर कंस्ट्रेन है कि वो आपके पास हुप के ऊपर ही मूव करता रहे। ठीक है, तो आपके पास जो है जब एंगल थीटा स्मॉल होता है तो आपके पास जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है वो आपके पास सेंटर से दूर की तरफ जा रही होती है, उसकी डायरेक्शन आपके पास अवे होती है फ्रॉम द ओरिजिन, और जब थीटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाती है। और आपके पास जिसके वो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट ज़ीरो हो जाती है, वो एंगल है जिसके ऊपर पार्टिकल जो है ना वो गिर जाएगा, फॉल ऑफ कर जाएगा। तो अगर अब हमने अगेन इसमें भी ऐसे ही करना है, हमने फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट फाइंड करनी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और उसके लिए हम लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है आर एंड थीटा, और इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट एक है आर इज इक्वल टू थीटा। तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जो है वो ओके आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सॉरी थीटा नहीं, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। आपके पास एक इक्वेशन है कंस्ट्रेंट की, डी आर आपके पास ज़ीरो है। जैसे पिछले केस में आपके पास A1 R जो है वो 1 आया था और A1 थीटा जो है वो आपके पास 0 आया था। अगेन एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है, तो आपके पास जो है दो जो आपके पास A है, एक AR और एक A थीटा, एक AR जो है वो 1 आ गया, A थीटा जो है वो 0 आ गया। तो आपके पास अगेन आपने इसी तरह इसके लिए काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। ये पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस हाइट है, वो R कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास उसकी हमने वही सारी इक्वेशन उसी तरह हमने फाइंड की हैं, आर और थीटा को लेते हुए हमने ये लेग्रांज इक्वेशंस फाइंड की हैं। और फिर उसके बाद आपने ये वाली इक्वेशंस, क्योंकि अगेन हमारे पास यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने 1 यूज़ किया हुआ है, यू कैन यूज़ 1, आपकी मर्ज़ी है। तो आर वाले जो है ए आर वो सर्वाइव कर रहा था, तो लैम्डा 1 A1 R मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो आपके पास हाँ ये भी आप जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है बेसिकली ये वाली, इसमें या सॉरी ये वाली इक्वेशन नहीं, आई एम सॉरी, ये वाली इक्वेशन जो हम लोग ये लिखते हैं, ये बेसिकली इसको आप ओपन किस तरीके से करेंगे, आप इसको एस जे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो हमारे पास फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट है, तो जे तो 1 है, और जो क्यू के है के की दो वैल्यूज़ हैं आर एंड थीटा, तो उस हिसाब से ये समीशन ओपन हो गया। तो आर जो है वो कैपिटल स्मॉल और कैपिटल आर के बराबर है, डी आर जो है वो हमारा ज़ीरो हो रहा है, तो इसलिए और डी थीटा भी बेसिकली ज़ीरो ही है। तो ये बेसिकली यही हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, और हमारी जो है हमने यही कहा था कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है वो उनको जो है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन ये इंडिविजुअली क्या है, तो वो आपके पास जो है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया A1 R1 के बराबर आएगा A1 थीटा, इस इक्वेशन से। यहाँ पे ये मैंने इक्वेशंस लिखी हुई है, ये तो खैर हमने यूज़ नहीं करी, हमने ये वाली यूज़ की है फॉर के आर और फॉर के थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास A1 R1 के बराबर था, A1 थीटा 0 के बराबर था। अगेन आपने इसको R थीटा और लैम्डा 1 के लिए सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास ये, मैं इसकी से वीडियो शेयर कर लेती हूँ। ये सिंपल मैंने दो इक्वेशंस को ही सॉल्व किया है, तो इसको आप केयरफुली देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप जो है ना वो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमारे पास हमने जो है वो लैम्डा 1, ये थोड़ा मेथड है जिसके अंदर मैंने सिंपल
जो है वो पहले तो ये तो हमने दो इक्वेशंस फाइंड कर ली ना, फिर उसके ऊपर हमने ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर ली कि आर जो है कैपिटल आर के बराबर है, तो डी आर बाई डी थीटा जहाँ पे आ रहा था वो ज़ीरो कर लिया, और डी स्केयर आर ओवर डी थीटा स्केयर डी टी स्केयर जहाँ आ रहा था डी आर बाई डी टी को ज़ीरो कर लिया, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर को भी ज़ीरो कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, एक ये वाली इक्वेशन थी और एक आपके पास ये थीटा डॉट वाली इक्वेशन थी, ठीक है। ये थीटा डॉट स्केयर वाली है और ये आपके पास या डी थीटा डबल डॉट, सॉरी थीटा डबल डॉट वाली इक्वेशन है ये वाली, और ये आपके पास थीटा डॉट की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने ट्राई किया कि ए डी थीटा बाई डी, सॉरी थीटा डॉट को हमने ये लिया, ठीक है। हमने कहा कि आपके पास, फिर उसके बाद हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, थीटा को, थीटा डॉट था उसको दोबारा से मतलब उसका डबल डेरिवेटिव हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये वाली पूरी चीज़ जो थी ना वो आपके पास डी थीटा बाई डी टी के बराबर थी। तो यहाँ से भी आपके पास ऑब्वियसली जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे भी बेसिकली मुझे लिखना चाहिए था थीटा डॉट और ये थीटा डॉट कैंसिल हो गया, तो आपके पास डी स्केयर ऑफ थीटा और डी टी स्केयर इसके बराबर आ गया। फिर हमने यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन पुट की और उसमें हमने ये ज़ीरो, थीटा ज़ीरो पे अगेन थीटा डॉट ज़ीरो है, ये कंडीशन पुट करके हमने ए फाइंड कर लिया। तो ए फाइंड कर लिया, बी जो है वो हमने इसको इसके बराबर लिया था, ठीक है। तो एक्चुअली आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको यहाँ से देखना शुरू करना। एक्चुअली हमने थीटा डॉट को ये लेके यहाँ से हमने थीटा डबल डॉट फाइंड किया, और जब थीटा डबल डॉट हमारे पास इसके बराबर आ गया तो इस जो थीटा डबल डॉट है ना, हमने इसको ओरिजिनल जो थीटा डबल डॉट था जो इक्वेशन हमारे पास आई थी यहाँ से उसके साथ कंपेयर किया, तो हमने कहा कि अच्छा ये यहाँ पे बी आ रहा है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो बी को जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, -2g/r के। तो यहाँ से हमारे पास बी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इस इक्वेशन से, इनिशियल कंडीशन से हमने ए फाइंड कर लिया। अगर आपको समझना है तो हमें इस ऑडियो को पीछे जाकर बैक करके सुन लीजिएगा वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगी बात। तो 3 दफ़ा सुनने के बाद समझ आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया कि पार्टिकल फॉल ऑफ, तो अब आपके पास आपने क्या करनी है कि जो द पार्टिकल फॉल्स ऑफ, ओके। आपके पास ये थीटा डॉट की इक्वेशन थी, ठीक है। तो जब पार्टिकल फॉल ऑफ आएगा तो हमने कहा कि फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट ज़ीरो हो जाती है, तो लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ से हमने थीटा डॉट ये निकाल लिया, ठीक है। ये वो वाली इक्वेशन जो हमारी ओरिजिनल थी हमने वो यूज़ की। तो फिर उसके बाद ये हमारे पास आती है, तो हमने यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर लिया था, इसके बराबर आया था हमारा, फाइंड किया था हमने, ये आया था हमारा, ठीक है ना। क्योंकि हमने ए और बी फाइंड कर लिए ना, इन ए और बी को हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी जो आया उसको हमने, ये जो हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पे हमने लैम्डा को ज़ीरो किया उससे इक्वेट करके हमने यहाँ से थीटा फाइंड कर लिया। तो ये वही आया है जो आपके पास हेमिस्फीयर के लिए आया था। और लैम्डा वन जो है वो हमने फाइंड किया किस तरीके से, वही हमने क्या किया कि जो लैम्डा वन वाली इक्वेशन है यहाँ पे हमने लैम्डा वन भी फाइंड किया है, ठीक है। तो लैम्डा वन को हमने कैसे फाइंड किया कि जो हमारी लैम्डा वन वाली इक्वेशन थी हमने फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे फाइंड किया बेसिकली। तो हमने रिएक्शन फोर्स भी फाइंड किया, ये लैम्डा वन वाली जो इक्वेशन थी इसमें हमने क्या किया, थीटा एंड डॉट स्केयर की जो है ना हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। मतलब बेसिकली थीटा डॉट तो ये था ना, इसका स्क्वायर लेके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है। ये तो वो तब था ना जब हमारे पास लैम्डा ज़ीरो हो गया था, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो थीटा डॉट है जब ये तो तब है जब लैम्डा ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा डॉट है इसका हमने स्क्वायर लेके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास लैम्डा वन आ गया। तो जो फोर्स होती है एक्चुअली वो जो समीशन के अंदर जो सारा आ रहा होता है वो आपके पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेन होती है। तो लैम्डा वन A1R जो है ना वो हमारे पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेन है। तो यहाँ से आपके पास रिएक्शन फोर्स आ गई जो कि हुक पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो यहाँ से आपके पास इधर से लैम्डा वन के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ ये पता चल गई कि ये जो आपके पास फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन है जो आपने समीशन के अंदर रखी हुई हैं, तो वहाँ से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये जो लैम्डा ए है बेसिकली यहाँ से आपके पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेन आती है बेसिकली। तो जो हम लोग नॉर्मली जब हम करते हैं तो हम उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हमें फोर्स ऑफ कंस्ट्रेन कहीं फाइंड करनी हो तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके।
आज का यही लेक्चर था। थैंक यू। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।